हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब हम करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 36, जो आपकी 25 सितंबर की वर्कशीट है। थोड़े क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे तो इसीलिए थोड़ी सी लेट हो चुकी है। तो देखिए, देख लेते हैं इसको क्वेश्चंस। पहले हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोटे जो है वो पहला है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलय है। यह तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट, दैट इज कैल्शियम। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड। उसके बाद है अधातु जो विद्युत का सुचालक है। एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है तो वो होता है ग्रेफाइट, हमने किया था ये भी। उसके बाद है हमारे पास कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित करिए। तो सबसे पहले एल्युमिनियम, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया जाता है? तो उसको कहते हैं सक्रियता श्रेणी। नेक्स्ट है 6वां क्वेश्चन हमारे पास, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं को उनके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। तो अधिक क्रियाशील अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम, पहले में आएगा अधिक और दूसरे में आएगा कम। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। तो अधातुएं ऋण आयन बनाती हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो लेती हैं। ठीक है, तो वो ऋण आयन बनाएंगी। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, ऐसी एक धातु का नाम बताइए। तो बेरिलियम जो है वो एक अकेली इकलौती धातु है जो पानी के साथ जो है वो क्रिया नहीं करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्युमिनियम। उसके बाद है किसी तत्व ई का Z जो आपको परमाणु संख्या दी हुई है वो 16 है। 16 परमाणु संख्या होती है हमारे पास सल्फर की। ठीक है, आप लिख लेना, 16 परमाणु संख्या होती है सल्फर की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके पास? 16 हैं। तो 16 को वो कैसे भरेगा? 2, 8 और 6। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में सिर्फ 6 ही बचे हैं। तो अब आपसे पूछा है कि क्या वह ये 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो हमारे पास सल्फर बन रहा है, Z बराबर 16 किसके लिए होता है? सल्फर के लिए होता है। तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। जैसे ही उसका अष्टक पूरा होगा तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, यानी कि साथ वाली जो गैसेस होती हैं उसका ये जो अष्टक है, यहाँ पे देखिए 16 18 होते हैं, ये स्थिर हो जाता है। उसके बाद में ये अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके आप एक बार उत्तर देख लें, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे इसके उत्तर है, पहले का कैल्शियम, दूसरे का क्षारीय, तीसरे का ग्रेफाइट, फिर चौथे, 5वें, 6वें का आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, 7वां और 8वां, देन 9th और 10th। ठीक है। उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस चलते हैं उनके सॉल्यूशंस पे और उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा बहुत सारे आज क्वेश्चंस हैं, देखो इनको। पहला है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरणों को पूरा करो। तो मैंने ये लिख दिए हैं, आपने ऐसे ही लिखने हैं इनको। आप बोलोगे कि मैम उसमें कुछ दिया नहीं है। बेटा जब भी रिएक्शन लिखनी होती है संतुलित करके लिखनी होती है। ठीक है। तो पहला है 3Fe + 4H2O, क्या बनाएगा? Fe3O4 + H2। सेकेंड है Ca + 2H2O, क्या बनाएगा? CaOH2 + H2। फिर है K + H2O, तो वो बनाएगा KOH + H2। ठीक है। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है, प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्ल के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब धातु की अभिक्रिया मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के तनु HNO3 के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्ति नहीं करती हैं, जल बनाती हैं, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है। ये हो गए 2 क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक हथौड़ा, एक बैटरी, एक बल्ब, तार और एक स्विच दिया हुआ है। इनका प्रयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच विभेद कीजिए। धातुओं और अधातुओं के विभेदन के लिए इन प्रशिक्षणों या का उपयोगिता का अवलोकन करिए। तो हथौड़े से पीट कर पतली धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भृंगुर होती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। जो भी आपको चीज़ है उसको हथौड़े से पीट के देखिए, अगर तो उसकी पतली चादर बन गई तो वो धातु है, अगर नहीं बनी, वो बिखर गई टुकड़ों के अंदर, तो वो अधातु है। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, वो ऐसा सर्किट बना लेना है। ये आपकी NCERT की बुक के अंदर दिया हुआ है। बैटरी को बल्ब के साथ, फिर स्विच और फिर जो हमारा दिया हुआ है जो भी ऑब्जेक्ट उसके साथ लगा देना। ठीक है। सभी उपकरणों को दर्शाए गए चित्र के अनुसार जोड़ लें। लिए गए नमूने को क्लिप्स के बीच में रखें और स्विच ऑन करें। इन क्लिप्स के बीच में आपने उस धातु या अधातु को रखना है, फिर इस स्विच को ऑन कर देना है। तो नमूना धातु है, क्योंकि यदि बल्ब जलता है तो नमूना धातु है, क्योंकि वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि बल्ब नहीं जला तो नमूना अधातु है, क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है। पर एक चीज़ ये होती है,
बी में हम देखते हैं कि अगर ग्रेफाइट आ जाता है तो वो धातु होते हुए भी सुचालक होता है, और अगर सोडियम आ जाता है तो वो धातु होते हुए भी आघातवर्ध्य नहीं होता, वो बिखर जाता है। बी का आंसर देखिए, लोहे की आघातवर्ध्य होने के कारण एवं सभी धातुओं के आघातवर्ध्य गुण के कारण उन्हें पतली चादर के रूप में बदलकर भिन्न भिन्न कामों के लिए प्रयोग लाया जा सकता है, जैसे लोहे का प्रयोग बक्से व संदूक बनाने में होता है। दूसरा है धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इसी गुण के कारण कॉपर और एल्युमिनियम को विद्युत संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड की दो उदाहरण अभिक्रियाओं के सहित दें। ठीक है, तो पहला है जो धातु अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसकी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। ये एल्युमिनियम का क्षारीय और अम्लीय व्यवहार दिया, ये क्षारीय और अम्लीय व्यवहार जिंक का दिया, आप इसको यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। कारण बताने हैं आपने। आभूषण बनाने के लिए सोने व चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों? सोने एवं चांदी चमकदार धातुएं हैं, वह क्षारित नहीं होती हैं, क्यों? जंग नहीं लगता उनके ऊपर। उनका उपयोग धातु बनाने के लिए गहने बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबे का प्रयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? कॉपर ऊष्मा का सुचालक है और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए विपरीत आयरन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। कॉपर जो है वो ऊष्मा का सुचालक है और गर्म के साथ गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, पर स्टील जो होता है वो करता होता है। ठीक है, और स्टील आयरन का ही, लोहे का ही एक मिश्रित धातु है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टील की जो उपयोग है वो यहाँ पे नहीं करते हैं। नीचे आपको अभिक्रिया दी है, वो भी आपने लिखनी है। उसके बाद में सोडियम, पोटाशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। सोडियम, पोटाशियम एवं लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं। यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाते हैं तथा जल के संपर्क में आने पर जल जाते हैं, इसीलिए इन्हें बचाने के लिए तेल में डुबोकर रखा जाता है। उसके बाद है बेटा जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, इनको गर्म किया गया। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया जो है वो घटित होगी? जब जिंक ऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ करते तो भी कुछ नहीं होता। कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ऑक्साइड के साथ करते हैं तो भी नहीं होता। जिंक ऑक्साइड को जब मैग्नीशियम के साथ करोगे तो विस्थापन होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर के साथ करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। एक चीज़ ध्यान रखना, विस्थापन अभिक्रिया वहाँ पे होती है जब एक अभिक्रिया के अंदर एक ज़्यादा अभिक्रियाशील, ज़्यादा सक्रिय धातु होती है और एक कम सक्रिय धातु होती है। तो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसकी जगह से विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो ये टेबल आपने बनाना है बेटा, देख लो इसको। 7वां क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो जिसकी आघातवर्ध्य सबसे अधिक है, तो वो है सोना। जिसकी ऊष्मा की चालकता सबसे अधिक होती है वो होती है चांदी या सिल्वर। जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, लोहा यानी कि Fe। उसके बाद है एल्युमिनियम का ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी मांग काफ़ी है, तो एल्युमिनियम ऊषा और विद्युत की सुचालक होती है, यह आघातवर्ध्य तथा तन्य धातु है। तो इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है आप। उसके बाद में जब एक धातु को X को अभिक्रिया ठंडे जल के साथ करवाई जाती है, वह एक क्षारीय लवण Y देता है जिसका आणविक सूत्र XOH है। Z का निष्कासन करता है, यह आसानी से आग पकड़ लेता है। XYZ को पहचानिए और इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो सोडियम और पोटाशियम मूल नमक NaOH और KOH बनाने के लिए ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। NaOH का आणविक जो द्रव्यमान है वो 40 है। अगर तो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, तो आपका X है वो Na के बराबर है, Y NaOH के बराबर है और Z जो है वो H2 है। ठीक है, अगर आपको नहीं दिया होता तो आप पोटाशियम वाला भी लिख सकते हो, पर हम यही लिख लेते हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमारी रिएक्शन होगी, अभिक्रिया है 2Na + 2H2O क्या बनाएगी, NaOH + H2। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आपको फेड सी स्ट्रक्चर दी हुई है ऐसी, वो है आपकी Na2O की स्ट्रक्चर, आकृति या संरचना। ठीक है, तो रासायनिक सूत्र आएगा आपका Na2O, Na के पैर में 2 और O। धातु कौन है यहाँ पे, सोडियम। अधातु कौन है, ऑक्सीजन। धनायन है Na+ और ऋणायन है O2-। ठीक है, उसके बाद में पहला क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चनों में, परमाणुओं A और B से बनने वाले यौगिक के निर्माण में A 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वह B 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो पहला है A और B के बीच बनने वाले अबंध की प्रकृति क्या है, तो यहाँ एक आयनिक अबंध बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है,
ए और बी से बनने वाले यौगिक जो है उसका सूत्र क्या होगा, Ab2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक कोई लेगा एक कोई लेगा, दोनों को ही लेंगे। तो मान लो 2 क्लोरीन लग रहे हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ MgCl2। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, आपको बताया। इसी प्रकार बनने वाली MgCl2 के निर्माण का वर्णन कीजिए। तो Mg जो होता है उसका जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है। ठीक है, उसके बाद वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लेता है, दूसरा क्लोरीन दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। ये आपने अपनी कॉपीज के अंदर बनानी है। उसके बाद में C है, NaCl का गलनांक उच्च क्यों होता है। बेटा NaCl एक आयनिक यौगिक है। आयनिक बंध काफी मजबूत होने के कारण विद्युत आकर्षण बल को तोड़ने में काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक जो है वो ऊंचा होता है, ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर बताइए। पहला है तन्यता, आघातवर्ध्यता, घनत्व, रूप और विद्युत सुचालकता। तो धातु में देखिए तन्यता, धातु में तन्यता होती है जिसके कारण धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं। आघातवर्ध्यता, धातु आघातवर्ध्य होते हैं जिसके कारण धातु को पीटकर पतली शीट बनाई जा सकती है। घनत्व, धातु ठोस होते हैं इसके लिए उनका घनत्व अधिक होता है। रूप, धातु कठोर व चमकीले होते हैं देखने में। सुचालकता, धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, विद्युत सुचालकता जैसे हमने लिखनी थी पर आप दोनों ही कर लेते हैं, कोई ना। अधातु क्या है, देखो तन्यता, धातुओं में तन्यता नहीं होती है। अधातु जो है भृंगुर होते हैं, आघातवर्ध्य भी नहीं होते हैं, इनका घनत्व धातुओं से कम होता है। रूप, धातु कठोर नहीं होती है, इनके पास धातुओं की तरह चमक भी नहीं होती है। आयोडीन के अतिरिक्त बाकी सब धातु चमकीले नहीं होते। सुचालकता, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद में है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, एक्वारीजिया क्या है। एक्वारीजिया अम्लों का एक मिश्रण है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के अनुपात 3:1 के अनुपात से बनता है। ठीक है, यह एक लाल नारंगी और पीले नारंगी रंग का जो है एक तरल है। नाराज नहीं है बेटा, यहाँ पे रंग का तरल है। ठीक है, रंग कर लो, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा जाता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है, धातुओं के अन्य लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। जब एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातु के सॉल्ट के साथ प्रतिक्रिया करती है तो यह कम प्रतिक्रियाशील धातु को विस्थापित करके अपना साल्ट बनाती है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और विलयन हल्के हरे रंग का हो जाता है। ऐसा आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। तो इसकी अभिक्रिया है Fe+USO4 क्या बना रहा है, FeSO4+Cu। सो इसी के साथ हमारी वर्कशीट फिनिश होगी। लंबी सी वर्कशीट थी। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद में मैं आपको दिखा देती हूँ सेकेंड। ये था अधातु का, ये धातुओं का। उसके बाद में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट बी और सी, बाकी के 2 पार्ट ये रहे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 भी दिखाई देती हूँ, 7 और 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 का टेबल यही बनाना है अपनी अपनी कॉपीज पे। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन। उसके बाद जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ये रहा और ए पार्ट के 2 पॉइंट ये रहे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे फिनिश होती है।